अ, नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ हैं। बिहार चुनाव, लगातार जनसभाएं, बड़ी बड़ी जनसभाएं, लोगों की भीड़ भीड़ भारी भीड़ थी वहां पर। लेकिन नतीजे आपके पक्ष में नहीं रहे। कल मैं आपका लाइव देख रहा था, करीब आप 35 मिनट तक लाइव थे। लेकिन सबसे ज्यादा आपने जो बात की थी वो बिहार चुनाव को लेकर की थी। धन बल, सिंबल, ये तमाम इशू आपने वहां पर उठा रखे थे। नहीं, देखिए, आपकी बात सही है, मगर मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। हम्म। आपने बड़ी बड़ी रैलियां देखी, लेकिन मुझे बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना है कि हाँ, मीडिया निष्पक्ष नहीं है। मीडिया के पास बड़े बड़े प्लेटफार्म हैं। एक तरफ उनका इतना झुकाव होता है कि वो 100 लोगों की सभा भी दिखाते हैं, एक एक स्टेटमेंट को कोट करते हैं। वहां इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई, मैंने पूरे चुनाव में ये नोटिस किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया के एक चैनल ने हमारी एक रैली को कवर नहीं किया। क्यों? इसका मतलब मीडिया उसी चीज को कवर करता है जिस चीज को कवर करने में उसका इंटरेस्ट है। हजारों हजार लोगों की रैलियां हुई। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। रिजल्ट तो वहां जो बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ रही थी, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वहां की क्षेत्रीय पार्टियां जो सरकार बनाने की बात कर रही थी, उन्हीं के फेवर में नहीं आया। लेकिन एक नई पार्टी को, जिसका इलेक्शन से पहले सिंबल छीन लिया जाए, 5 साल हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर कहा कि इस चुनाव चिन्ह निशान पर वोट करना है, और वो चुनाव निशान बदल दिया जाए अचानक से, और वो उस समय बदला जाए जब चारों तरफ अपने अपने निशानों को लेके बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर। तो हम आर्थिक रूप से कमजोर है, तो हमने कोशिश तो की, हमारे कार्यकर्ताओं ने, अपनी बात को घर घर तक पहुंचाने की। तो जहां हमारा चुनाव चिन्ह निशान बना रहा, वहां हमें बहुत अच्छे वोट भी प्राप्त हुए हैं। एक हमारे गरीब गरीब कार्यकर्ताओं को 27,000, 28,000, 31,000 वोट जो है, मत, वो जो जनता का आशीर्वाद प्राप्त, जो पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी है 2022 में, जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा, 2023 में एक सीट जो है, जो मध्य प्रदेश में कुछ वोटों से हार गई, राजस्थान में 3 सीटें जो है वो 5,000, 7,000, 11,000 के अंतर से हार गई, 24 में जिसने 2 सीटों पे चुनाव लड़के एक सीट पे जीनी जीत हासिल की, और दूसरे सीट पे जो है लगभग 84,000 वोट प्राप्त किए। और बिहार का इलेक्शन जिस धनबल के प्रयोग के साथ हो, किसी छिपावा नहीं है। पहले SIR के जरिए वहां कई चीजें हुई जिन पे लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, बहुत सारे वोट कटे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। और फिर जीविका दीदी के नाम पे 10,000 रुपए, जो लोग, जैसे बिहार का कोई मजदूर परिवार दिल्ली में आके काम करता है, तो मिनिमम 5-6 हजार रुपए कमरे किराया है, 5-6 हजार रुपए खाने खर्चे में परिवार के साथ चले जाएंगे। और 2-3 हजार रुपए का जो दैनिक सामान हम लोग यूज करते हैं, टूथ ब्रश, पेस्ट, साबुन, कपड़े धोने की, प्रेस के तमाम चीजें, तो 3-4 हजार रुपए इसमें निकल जाए। एट द लास्ट उसके पास, अगर वो 20,000 रुपए कमाता, 5,000 रुपए बचते हैं। तो 2 महीने की इनकम एक बार में सरकार दे रही है, 10,000 रुपए। 400 रुपए वाली पेंशन 1,100 रुपए कर दी। तो पहले, मैंने कल लाइव में भी कहा था विकास भाई, कि पहले रात के अंधेरे में चुनाव को, वोट को प्रभावित करने के लिए वोट की खरीदारी होती थी। तो गांव में जो मजबूत सा आदमी होता था, उससे जो है आदमी मिलता था कि भाई कुछ वोट जो बिक सकते हैं खरीदे, उनको वोट को मेरी बात करा दो। अब ये लीगल कर दिया दिन के उजाले में, चुनाव से पहले। इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है। आप प्रलोभन देते हैं, ये तो लोकतंत्र की सरेआम हत्या है कि हम आपको 10,000 रुपए देंगे, हम आपको 5,000 रुपए देंगे, हम आपको 400 की पेंशन 1,100 रुपए कर देंगे। तो ये वोट को खरीदने की, वोट को अपने प्रभावित करने की, अपने खेमे में लाने की जो ये पॉलिसी है, इससे जो है एक बड़ा नुकसान वहां बिहार में हुआ। और हम लोग तो काफी उत्साहित थे कि रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ऐसा नहीं कि अवरेजन 6,000 वोट आजाद समाज पार्टी को मिले हैं। तो 6,000 वोट कोई कम वोट नहीं है। 6,000 वोट अगर कहीं तैयार हो गए किसी विधानसभा में, तो अगले 5 साल की मेहनत के बाद वो रिजल्ट के रूप में भी बदलेंगे। हमारी तो नई पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, गरीब कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, और पैसे वालों का, बड़े बड़े साधन वालों का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हम लोगों ने संघर्ष किया, तभी तो हमें 27,000, 28,000, 31,000, 32,000 वोट मिल रहे हैं। तो ये आसान काम नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से वहां से हुआ, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।
जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, और हमने जिन सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े थे उन सीटों पे आजाद समाज पार्टी ने 1-2 सीटों को छोड़ के अच्छे जो है उनको वोट मिले, और यही वोट अब वो अगले 5 साल तैयारी करेंगे तो ये विनिंग पोजीशन में जाएंगे और आजाद समाज पार्टी में बड़ा दल बनेगा, इस बात का हमें भरोसा है। अच्छा, महागठबंधन के साथ जो हुआ है, जो सीटें कम हुई है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया देते हैं? महागठबंधन ने जैसी मेहनत की है, जिस तरह का अपना कैलकुलेशन बनाया है, उसके उसके बारे में वो बेहतर जानते हैं। आप ये समझिए कि उन्होंने इतनी सीटें हारी है, लेकिन उनको वो किसी को साथ लेके उस अलायंस को और मजबूत करने का कोई उनके पास इरादा नहीं था। परिणाम जो होने थे, हालांकि उससे कुछ ज्यादा हो गए। जिस तरह का उन कैलकुलेशन बनी थी, जातियों का गठजोड़ बना था, तो विपक्ष का दिल बड़ा छोटा है और वो किसी को कुछ नहीं देना चाहता। वो तो अपने परिवार के लोगों को कुछ नहीं देना चाहता है। स्थिति बड़ी खराब है और हम लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन जो समीकरण हमने नगीना में बनाया है, वो समीकरण बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का। इस समीकरण को हम लोग अब जो है जमीन पे लाने की तैयारी कर रहे हैं, और हमने अभी से 2027 की तैयारी करी। आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ कैमरे पे, ऑन कैमरा, कि हमने जितनी ये चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आया 14 तारीख को, 14 तारीख की शाम से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। 15 तारीख को मैंने लाइव किया है और हमने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि वो जुट जाएं, और हम ये बात भी स्पष्ट होगी कि यहाँ उत्तर प्रदेश के भी जो दल अपने आप को कहते हैं, जो बड़े बड़े लाइन्स बना के बैठे थे कि हम हरा देंगे, हम हरा देंगे, उनके बस का भी हराना नहीं है। तो जो नगीना का जो पैटर्न हमने बनाया, उसी से उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोका जा सकता है। जब किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, मुसलमान एकजुट होंगे तो ही भारतीय जनता पार्टी रुकेगी। इसकी तैयारी हम लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और उसकी शुरुआत 26 नवंबर, संविधान दिवस आप समझिए कि जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ, अपने पूर्वजों के जीवन को देखता हूँ, तो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग किस हालात में थे और विद कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम लोग किस हालात में, ये बात मेरे मन पे और मुझ जैसे करोड़ों लोगों के मन पे बड़ा गहरा असर करती है। तो ये हमारे लिए फेस्टिवल है संविधान दिवस। मैंने अपने साथियों से अपील की है कि वो संवैधानिक तरीके से, जोश में लेकिन होश में, अनुशासित रूप से आए खूब, क्योंकि फेस्टिवल है संविधान दिवस पे। और आजाद समाज पार्टी संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ रैली कर रही है, उसमें शामिल हो और रैली को कामयाब बनाएं, ऐसी मैंने अपील की है। खूब ढोल नगाड़े बजा के जो है घर से निकले और बताएं कि हम संविधान के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक चैलेंज है मेरा संविधान विरोधियों को, कि जब तक आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भीम आर्मी के का नेतृत्व यहाँ है, तब तक संविधान को कुचलने वाले, संविधान का विरोध करने वाले, संविधान को बदलने वालों को एक मजबूत संघर्ष आंदोलन के रूप में, संवैधानिक आंदोलन के रूप में हम लोगों से करना पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है उन लोगों को जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, और ये लड़ाई बहुत मजबूत होगी। आप देखना 26 तारीख की रैली के बाद हम लोग फिर जो है आगे बढ़ेंगे और घर घर जाके लोगों को समझाने का काम करेंगे, और एक भाईचारा बना के आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। शेखर भाई, जो गठबंधन आपने किया था बिहार में, क्या 27 में कंटिन्यू रखेंगे आप उसको यूपी में भी? देखिए, बहुत सारी चीजें होंगी और बहुत सारी चीजें, क्योंकि बैठ के तय होती है अलायंस और बहुत सारी चीजें, तो वो होंगी, और वो जब होंगी तो सबके सामने आएंगी। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश है कि आजाद समाज पार्टी अलायंस जो है, जो जनता का अलायंस अभी बना हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में लोगों की समस्या को हल करने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करे। क्योंकि आज क्या हाल है, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, इस समय पे यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, काला बाजारी हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिला सशक्त नहीं है। स्कूलों के क्या हाल है आपने देख लिया। स्कूल जहां से भविष्य निर्माण होगा, स्कूलों को खत्म किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है। अभी एक स्कूल गिरा और उसमें कई बच्चे जो है घायल हो गए। शिक्षा व्यवस्था कमजोर किया जा रहा है, कमजोरों के लिए शिक्षा हथियार है। पढ़ा लिखा नौजवान सुसाइड कर रहा है, बेरोजगार घूम रहा है। तमाम सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं। बोर्ड बनाया, उस बोर्ड में किस तरह से वो नौकरी देंगे, उसमें डॉक्टर जो है उसको भी उसमें बोर्ड के जो रिगार्डिंग जो है प्राइवेट नौकरी देने का उन्होंने प्रस्ताव रखा है।
मुझे ऐसा लगता है सरकार जो है जानबूझ के कमजोर वर्गों के जो हित है, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो खेती हो, चाहे किसानों की समस्या हो, उस पे गंभीर नहीं है। और उनका लक्ष्य है कि लोग इतने गरीब हो जाएं कि उनको जो भी राशि चुनाव से पहले दी जाए, उस राशि को लेके वो अपनी वोट सरकार के पक्ष में डाल दें। इस तरह की योजना सरकार चला रही है। हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे। और जो हमारे बूथ रक्षक है वो एसआईआर के लिए कमर कस के नीचे काम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई भी जो व्यक्ति जीवित है उसका वोट ना कटे। और जो व्यक्ति इधर उधर काम कर रहे हैं उनको भी हम लोग फोन पे हमारी कार्यकर्ता संपर्क करके बुला के उनको कह रहे हैं कि वो एसआईआर का वेरिफिकेशन करा लें। लेकिन ये बिहार नहीं है। अगर यहाँ एसआईआर के नाम पे कमजोर वर्गों के लोगों की वोट काटने का काम किया गया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है। अच्छा, एक ऐसी जी। यात्रा जो है हम लोग निकालेंगे जिससे सरकार को पता लग जाएगा कि इस तरह का, या इलेक्शन कमीशन को भी, कि इस तरह की धांधली उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सशक्त है। और हमने इस जो हमारी 26 नवंबर की जो संविधान दिवस पे जो रैली है आजाद समाज पार्टी काशीराम की, उसको हमने विस्तृत किया है कि जो लोग, क्योंकि 3 मंडल की रैली है, जो लोग नहीं आ पाएंगे, जिनको नहीं बुलाया गया है, या जो देश में प्रदेशों में अलग अलग रहते हैं, तो वो भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए संवैधानिक शपथ जो है महाअभियान चलेगा। और जिस समय रैली होगी उसी समय जो है समय बता के देश भर में जो लोग दुनिया में रहने वाले हैं, जो संविधान में आस्था विश्वास रखते हैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में, तो उनको भी सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा जाएगा। उनसे अपील की गई है कि वो संविधान की शपथ ले, प्रस्तावना की, उसकी सुरक्षा की और उसको लागू कराने की, और साथ साथ उसका फोटो भी सोशल मीडिया के जरिए डाले। और संविधान विरोधियों को बताएं कि हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग की संख्या मजबूत है, और हम लोग अब जमीन पे जाकर काम करेंगे तो अपनी संख्या को बहुत जल्द कई गुना बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में और देश में संविधान को बचाने का संघर्ष जारी रहेगा। अखलाक हत्याकांड जो हुआ था उसमें जानकारी मिली है कि यूपी सरकार जो आरोपी थे उनके आरोप जो है वापस लेने की तैयारी कर रही है। ये जानकारी कहाँ से मिली आप? ये कल से चर्चाओं में है ये। हाँ ठीक है, चर्चा चर्चा में तो मीडिया ने धर्मेंद्र साहब को भी पहुंचा दिया था ऊपर, लेकिन धर्मेंद्र साहब तो नीचे ही थे। देखिए, चर्चा का तो नहीं पता। अगर ऐसा कोई भी असंवैधानिक कार्य किया जाएगा तो फिर हम लोग उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। अभी तो ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। अच्छा, शेखर भाई, अ, आतंक का एक नया मॉड्यूल आपने देखा होगा, डॉक्टर निकल कर आ रहे हैं और कई डॉक्टर हैं, तो आप क्या क्या कहेंगे? दिल्ली में भी विस्फोट हुआ, तार सहारनपुर से भी जुड़े कहीं ना कहीं। देखिए, मैं इस मामले में स्पष्ट हूँ। आतंकवादी किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, आतंकवाद पे राष्ट्रवाद का प्रहार जारी रहना चाहिए। और आतंकवादियों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी घटना को करने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन मैं एक बात का ध्यान आपका आकर्षित करता हूँ। उसमें जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें मरने वालों में ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। जी। अशोक गुजर है जिनकी जान गई अमरोहा से, मोहसिन भी है जिनकी जान गई है। मैं बात इसलिए बता, आतंकवादियों को कोई मजहब नहीं है, वो हमारे देश की, हमारी एकता को, हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए तो हमारे राजनीतिक दल बहुत हैं इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट भाईचारा तोड़ने काम करने के लिए। तो आतंकवाद में मेरा स्पष्ट है, इसमें मैं किसी का कोई बचाव नहीं करना चाहता, ना मुझे करना चाहिए, ना किसी भी राष्ट्रवादी को, भारतीय को करना चाहिए। आतंकवादी अगर यहाँ कोई ऐसी गतिविधि करेगा तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन आतंकवादी बॉर्डर पार करके दिल्ली देश के दिल में, राजधानी में पहुंच गए हैं, इसका जवाब कौन देगा? आप बताइए ना, इसका जवाब कौन देगा? ये किसका फेलियर है? अगर टेररिस्ट पाकिस्तान से या चाइना से या किसी और देश से वो भारत की राजधानी दिल्ली में पहुंच गया है, जहां प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जहां होम मिनिस्टर रहते हैं, जहां प्रेसिडेंट रहते हैं, जहां दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर दिल्ली सुरक्षित कैसे है? ये वही सरकार है जो कहती थी कि देश सुरक्षित हाथों में। क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं, क्या देश सुरक्षित हाथों में? क्या दिल्ली में चलने वाली कोई गाड़ी में बैठा हुआ आदमी, क्या उसके मन में भय नहीं कि कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर हमला हो जाए, मेरी जान चल जाए? जो लोग निकले थे घर से कमाने के लिए, मैंने तो कल प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जो ये जिन लोगों की जान गई है, केंद्र सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के फेलियर की वजह से गई है। ये ऐसा नहीं कि दो समुदाय में कोई झगड़ा हुआ, टेररिस्ट अटैक है। और टेररिस्ट अटैक जो है हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है, ठीक है, हमारी सरकार का फेलियर है।
इसका जवाब भी, और इस पे किसी की जिम्मेदारी तय होगी क्या? इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए कि दिल्ली देश की राजधानी में टेररिस्ट अटैक हो जाता है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसका जवाब कौन देगा? तो सरकार कानून व्यवस्था और देश की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। इसलिए हमने बार बार कहा है कि अग्निवीर योजना खत्म करके पुनः सेना भर्ती जो है शुरू की जाए, जिससे कि जो भारत का नौजवान है जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम कूट कूट के भरा, उसको देश की सेवा करने का मौका मिले। और रेजिमेंट बनाने की मांग मैंने लगातार की थी, चाहे वो गुर्जर रेजिमेंट हो, चाहे अहीर रेजिमेंट हो, चाहे पुरानी जो चमार रेजिमेंट है उसको बहाल करने की मांग मैंने की थी। वो इसलिए की थी कि ये रेजिमेंटें बहाल होंगी तो किसी देश विरोधी ताकत की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो आके देशों के ऊपर कोई हमला कर दे। बहुत बड़ा सवाल है भाई, राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है तो गांव में लोग सुरक्षित कैसे होंगे? इसका जवाब मुझे, हमारी महान मीडिया को, सबको जो है सरकार से मांगना चाहिए। चलिए ठीक है। तो सांसद चंद्रशेखर जी थे हमारे साथ और बिहार चुनाव को लेकर बातचीत की। इसके अलावा जो आतंकी मॉड्यूल जो देश के अंदर इस समय देखा जा रहा है, उस पर भी इन्होंने अपने विचार जो है वो शेयर किए। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।